गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों ये जो लेख है, अब कह सकते हैं जनसत्ता का लेख है, और इसे लिखा है दोस्तों विवेक ओझा जी ने। और जो आज का विषय वो है अफगानिस्तान में चीनी कदम। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भारत जैसे देश को टेक ओवर करके ईरान की तमाम तरह की जो परियोजनाएं थी, रेल परियोजना या फिर तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, वहाँ पर उसने टेक ओवर कर लिया और भारत जैसे देश को वहाँ से हटा दिया। अब ऐसे में दूसरी बात ये हो रही कि अफ़गानिस्तान में भी चीन के कदम पड़ रहे हैं, तमाम तरह के प्रलोभन देता है कि हम आपके यहाँ विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद उस देश को किस तरह से एक आर्थिक उपनिवेश की तरह लूटने लगता है, शोषण करने लगता है, सबको पता है। और उसी से रिलेटेड है, देखते हैं आगे। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के साथ आपसी सहयोग का जो आह्वान किया है, उससे उसके नए मंसूबे का पता चलता है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अब चारों देशों को मिलकर काम करना होगा ताकि कोविड और इससे उत्पन्न संकटों से निपटा जा सके। लेकिन चीन की इस कोरोना कूटनीति के पीछे उसका बड़ा मकसद तब स्पष्ट हुआ जब चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान से कहा कि वे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान तक विस्तार देने में मदद करें। तो देख रहे हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसे वो जो बगल के जो देश हैं वहाँ तक वो बढ़ाना चाहता है, जिसके माध्यम से उन देशों तक भी वो व्यापार अपने बढ़ाना चाहता है। इस 4 पार्टी कोऑपरेशन की आड़ में चीन ने तीनों देशों को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत चलने वाली परियोजनाओं को जारी रखने में सहयोग करने का दबाव बनाया है। सबसे खास बात तो यह है कि चीन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाई इस बैठक में अफगानिस्तान और नेपाल को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान जैसा बनने को कहा, यानी ये दोनों देश भी चीन के प्रति पाकिस्तान जैसा निष्ठा जाहिर करें। चीन ने इन देशों को भरोसा दिलाया कि चारों देशों को भौगोलिक फ़ायदा उठाने के लिए एक साथ आना होगा, पारस्परिक आदान प्रदान और रिश्तों को मजबूत करना होगा। इससे चारों देशों के साथ मध्य एशियाई देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बल मिलेगा। यह कितना विरोधाभासी है कि भारत, भूटान और नेपाल के क्षेत्रों को हड़पने की मंशा से भरा चीन क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का हवाला देकर इन चारों देशों में सहयोग स्थापना की बात कर रहा है। दक्षिण एशियाई देशों को चीन ने नए तरीके से घेरने की कोशिश की है और यह उसके आर्थिक साम्राज्यवाद के विस्तार की प्रवृत्ति को दर्शाता है। चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने मजबूत संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि अच्छा पड़ोसी मिलना अच्छे सौभाग्य की बात होती है। हालांकि इस बैठक को चीन ने महामारी प्रबंधन सहयोग बैठक का रूप देने की कोशिश की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि चाइना जैसा देश, जो उसके पड़ोसी देश हैं, जिनसे उसे पता है कि मुझे आर्थिक फ़ायदा मिल सकता है, इनकी ज़मीनों को मैं भविष्य के लिए यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, उपयोग कर सकता हूँ, सैन्य ठिकाने के लिए या फिर किसी आर्थिक ठिकाने के लिए, तो सारे देशों को प्रलोभन दे रहा है। इस बैठक में चीन ने महामारी प्रबंधन सहयोग बैठक का रूप देने की कोशिश की, लेकिन इससे एक बार फिर उसकी मंशा जाहिर हो गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर यह आई कि चीन ने अफगानिस्तान में अपनी दिलचस्पी बढ़ा दी है। इसके कुछ बड़े कारण हैं कि एक तो यह कि भारत अफगानिस्तान के विकास में जिस तरह से सक्रिय है और उसके साथ मजबूत सामरिक साझेदारी है, चीन उसे बेअसर करना चाहता है। चीन चाह रहा है कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कोई माहौल नहीं बनाए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान सिर्फ सामरिक साझेदार ही नहीं बल्कि दोनों के एक दूसरे में काफ़ी हित हैं। चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के संबंध किसी प्रकार से प्रभावित हों और उनका असर चीन पर पड़े। चीन की सीमा से सटे मध्य एशियाई देशों तक धार्मिक अतिवाद, अलगाववाद और आतंकवाद की आग न पहुँचे। अफगानिस्तान में उइगर मुसलमान, आपको बता दें, अफगानिस्तान में अगर उइगर मुसलमान है तो चाइना जैसे जो एक प्रांत है जिसे जिंगजियांग के प्रांत के नाम से जानते हैं, वहाँ पर भी मुसलमानों को एक तरह से डिटेन करके रखा गया है, नज़रबंद करके रखा गया, जहाँ पर तमाम तरह के लेख भी प्रदर्शित होते रहते हैं वैश्विक स्तर पर। वहाँ पे ये बातें होती हैं, क्या उइगर मुसलमान जो पूरी तरह से पीड़ित हैं जिंगजियांग प्रांत में, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके क्या फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं? पर किसकी दम है?
गठजोड़ चीनी हितों को प्रभावित न कर सके। इसके लिए चीन को अफगानिस्तान में अपनी प्रतिनिष्ठा बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इसलिए पिछले 2 वर्षों में चीन अफ़गान मामलों में कुछ ज़्यादा ही रुचि लेने लगा है और अफगानिस्तान को अपने व्यापक हितों के परिप्रेक्ष्य में देख रहा है और इसलिए उसे शंघाई सहयोग संगठन के संवाद साझेदार के रूप में अहमियत भी देने लगा है। चीन ने इसलिए तालिबान शांति वार्ता में भी दिलचस्पी दिखाई और इस दिशा में पिछले वर्ष अपनी नेतृत्वकारी भूमिका के प्रति सजग हुआ। पिछले साल जुलाई में बीजिंग में अफगान शांति प्रक्रिया पर हुई बैठक में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर अपने सामरिक महत्व को दर्शाते हुए बैठक के बाद जारी साझा बयान में इस बात पर जोर दिया था कि वार्ता अफगान नेतृत्व और अफगान स्वामित्व वाली सुरक्षा प्रणाली के विकास को लेकर होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके शांति का कार्य ढांचा प्रदान करने वाली होनी चाहिए। बीजिंग में अफगान शांति प्रक्रिया को लेकर हुई बैठक में अपेक्षा की गई थी कि अफगानिस्तान में शांति एजेंडा व्यवस्थित, जिम्मेदार, पूर्ण और सुरक्षा स्थानांतरण की गारंटी देने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें भविष्य के लिए समावेशी राजनीतिक व्यवस्था का ऐसा व्यापक प्रबंध होना चाहिए जो सभी अफगानों को स्वीकार्य हो। इस बैठक में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने प्रासंगिक पक्षों से शांति के इस अवसर का लाभ उठाने और तालिबान, अफगानिस्तान सरकार और अन्य अफगानों के बीच तत्काल बातचीत शुरू करने की कहा गया था। आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान जैसा देश भी अस्थिर है और जिस तरह से वहाँ पे अफगानी सरकार और तालिबान के बीच आए दिन एक नए कंट्रोवर्सी को जन्म देता है। वो कहते हैं 2.5 साल 2 साल तुम सत्ता चलाओ तो 2-2.5 साल हम चलाएंगे और इस पर एक अमेरिका जैसा देश जो वैश्विक स्तर का सबसे शक्तिशाली देश ने सहमति भी बनाई थी कि तुम लोगों की आपसी दुश्मनी की वजह से अमेरिका जैसे देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अफ़गानिस्तान जैसे देश से, क्षेत्रों से मैं अपनी सेना बुलाना चाहता हूं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है। ठीक है, पर वो चीज़ें दोस्तों ज़्यादा दिन तक नहीं चली, 1 महीना तक नहीं चली, सब धराशायी हो गई। तब चीन ने पहली बार माना था कि उसने बीजिंग बैठक में अफगानिस्तान तालिबान के मुख्य शांति वार्ताकार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अपने देश में आमंत्रित किया था। बरादर और चीनी अधिकारियों के बीच अफगानिस्तान में शांति बहाली और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर व्यापक बातचीत हुई थी। गौरतलब है कि बरादर ने 4 अन्य नेताओं के साथ मिलकर 1994 में तालिबान का गठन किया था। पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2018 में बरादर को जेल में से रिहा किया था। मुल्ला बरादर को तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला उमर के बाद सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता था। चीन अब अफगानिस्तान पाकिस्तान में सुलह करना चाहता है। आपको पता है कि चीन एक तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान बहुत पहले से लड़ाई झगड़े चले आ रहे हैं, चाहे वो रिलीजन को लेकर हों, चाहे जाति को लेकर हों, चाहे उनके आपसी जो सीमा विवाद रहे हों। पर ऐसे में अब क्या चाह रहा है, यदि मुझे इन परियोजनाओं को सफल और सुनिश्चित बनाना है तो सबसे पहले इन 2 शत्रु देशों के बीच मुझे मित्रता करवानी होगी, जिसका पूरा का पूरा फ़ायदा इन देशों को मिलेगा और भारत जैसे देश को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। दोनों ही शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं और दोनों चीन के सामरिक हितों के लिए ज़रूरी हैं। यह एक सर्वविदित सत्य है कि चीन की वैश्विक और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक सबसे बड़ा मोहरा पाकिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र की हाल की रिपोर्ट करती है कि आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अन्य आतंकी संगठनों के 6000 से अधिक आतंकी जो पाकिस्तान सेना और जनता को निशाना बनाते रहे हैं, अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं। इस संगठन का अफगानिस्तान स्थित IS खुरासान के साथ गठजोड़ है और TPP के कई सदस्य इसमें शामिल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देने में भारत की सक्रिय भूमिका किसी से छिपी नहीं है और अमेरिका भारत को नाटो देशों के समान दर्जा देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है। इस दृष्टिकोण से चीन और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका की संलग्नता सबसे प्रभावी हो, इसलिए भी अफगानिस्तान में चीन की रुचि बढ़ गई है। चीन की वैश्विक और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक सबसे बड़ा मोहरा पाकिस्तान है। वहीं भारत ने अफगानिस्तान में विकासात्मक परियोजनाएं चलाकर उसका भागीदार बनना ज़्यादा श्रेयस्कर समझा। आतंकवाद के भुक्तभोगी भारत के इस पक्ष को वैश्विक स्तर पर सही भी ठहराया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में $4 अरब से अधिक का विकास निवेश किया है। अफगान संसद का पुनर्निर्माण, सलमा बांध का निर्माण, जर्जर डेलाराम सड़क निर्माण, गारलैंड राजमार्ग के निर्माण में सहयोग, बामियान से बंदर अब्बास तक सड़क निर्माण और काबुल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तक किया। भारत ने अफगानिस्तान को 4 MiG-25 हेलीकॉप्टर भी दिए हैं। चाबहार और तापी जैसी परियोजनाओं से दोनों जुड़े हुए हैं।
भारत ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियानों में किसी तरह की संलग्नता न रखने की नीति बनाई है ताकि वह हक्कानी नेटवर्क IS, खुरासान, तहरीक-ए-तालिबान जैसे संगठनों का प्रत्यक्ष रूप से निशाना न बन पाए, जैसा कि आज अमेरिका और नाटो के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक हमारे मित्र देश को भी किस प्रकार से शत्रु बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह से नेपाल को बनाया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। नमस्कार, धन्यवाद।